अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं अरसला। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदेद। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त बात कर लेते हैं। आज चूंकि वीकेंड है, मोस्टली लोगों की आज जो है हफ्ते को छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार जो है वो छुट्टी वाले दिन होते हैं। छुट्टी वाले दिन जो है वो लोग बड़े एहतमाम के साथ जो है लोगों के घरों में नाश्ता हो रहा होता है। वो एहतमाम जो है वो नाश्ते का कुछ ऐसा होता है कि जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मोस्टली घरों में बाहर से नाश्ता आ रहा होता है, हलवा पूरी इस तरह की और सारी चीज़ें। और ये वो एहतमाम है जो कि बाद में आपको भारी पड़ सकता है। वंस इन अ मंथ तो चले ठीक है कि आप एक दफा महीने में ऐसी कोई ट्रीट अपने आप को दे लें, वरना ये सारी चीजें आजकल हम अपने हर प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे होते हैं कि हमारी बीमारियों के, हमारे हेल्थ के जो ज्यादातर मसाइल हैं वो हमारे खुद पैदा करना है। हमारे खाने पीने की रूटीन, हमारी खाने रूटीन के साथ साथ खाने पीने में जो चॉइस है हमारी, वो भी हमारी जो है सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह होती है। ये जो चीजें बड़े मजे मजे लेकर हम हर हफ्ते में 2-2 3-3 दफा खा रहे होते हैं, वो बाद में बड़े महंगे पड़ जाते हैं। और उसको पूरा करने के लिए फिर आपकी एक मेडिसिन की लंबी सी लिस्ट जो है वो भी चल रही होती है। थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अभी अगर कर रहे हैं तो ठीक है, जब आ ही गया है नाश्ता सामने तो रच के नाश्ता कीजिए, प्रोग्राम भी देखिए, लेकिन उसके बाद अपनी रूटीन बनाइए कि कभी कभी अगर आप ये कर लेते हैं महीने में एक आध दफा तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली इसको अपनी हर हफ्ते की रूटीन का हिस्सा ना बनाए कि जी अब तो छुट्टी है और बाहर से नाश्ता आएगा, क्योंकि बाहर जो खाने बन रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, हेल्थ की जैसे कि मैंने भी बात की ना, कुछ मसाइल तो आपके ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ नहीं है, ज्यादातर के लिए यही कहा जाता है कि आपने भी सुना होगा कि इलाज, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। ज्यादातर हमने खुद पैदा किए होते हैं हमारी रूटीन और खाने पीने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं अनफॉर्चुनेटली भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि वो फिर या तो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं हमारे पास कोई आजमाइश के तौर पर, या कोई छोटी मोटी गफलत से हो जाती है, या फिर एज फैक्टर उसमें आ जाता है। ये मैं जिस बीमारी की या जिस माजूरी अगर मैं कहूँ, या आई डोंट नो क्या इसके लिए राइट वर्ड होगा, क़ुव्वत समात की आज हम बात कर रहे हैं, समात के मसाइल की बात करें। कभी कभी तो ये एक एज फैक्टर है, जब एक उम्र बढ़ जाती है तो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। कभी कभी खुदा न खास्ता किसी को किसी हादसे की वजह से, यानी कोई हादसा ऐसा होता है, कान में बहुत जोर की शोर की आवाज आई, कोई ब्लास्ट हो गया, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो गई कि उससे आपकी समाज जो है वो थोड़ी सी मुतासिर होती है। और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, वो इस नेमत से महरूम होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ मैं कहूंगी कि किस्मत हमारी अच्छी है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते या जिसको आप ठीक नहीं कर सकते और इसको फिक्स नहीं कर सकते। इसका इलाज भी मौजूद है। इसको फिक्स कैसे किया जाएगा और इस महरूमी से कैसे जो है खुद को फील किया जाएगा कि अब आप ब्लेस्ड हैं, ये वाली आज हम सारी बातें करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, आपने सुना है, या कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए फिर आपको क्या क्या करने हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कैसे आप उनको इन मसाइल से बचा सकते हैं और कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि वो इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं है, इन पर भी हम बात करेंगे। हेयरिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शफकत अली, जो कि हेयरिंग केयर प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुशामदीद करेंगे आपको। साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज अतहर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। खुशामदीद करेंगे आपको। थैंक यू। अच्छा, आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैंने हेयरिंग की बात भी कर ली और हमने कहा कि ये वो चीज़ है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो सकती है। अब इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। एक हेयरिंग एड एक चीज़ आ चुकी है जो कि ऐसे लोगों को जो समाज से महरूम है वो उनको फराहम कर दी जाए तो उनके सारे मसाइल हल हो जाते हैं, कुछ फिर भी रह जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेट्रो का और डॉक्टर ईसा लैब का, जिन्होंने आज हमें मदऊ किया और आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक उसको आपने आज की डिस्कशन के लिए चुना। देखें, आपने हेयरिंग एड्स के बारे में बात की, इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है सबसे पहले कि असेसमेंट कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है। और अब सिलसिला ये था कि आगे बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। सबसे पहले तो उसका टेस्ट होगा। आमतौर पे लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उन्हें आके दिखाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब असेस करते हैं कि जी इनको ज़रूरत है टेस्ट की, जिससे पता चल सके कि क्या वाकई इनको हेयरिंग एड की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। तो वो फिर हमें हमारे पास भेजते हैं। हमारा काम है, अगर बच्चा है तो उसके टेस्ट डिफरेंट हैं। ठीक है। जिसमें न्यू बॉर्न है तो OE टेस्ट है, थोड़ा सा बड़ा है तो उसका 6 महीने का है तो उसके लिए बेरा और ASSR टेस्ट है, उससे बड़ा है तो प्यूरिटन ऑडियोमेट्री टेस्ट है, फिर टेम्पेनोमेट्री टेस्ट है। तो ये टेस्ट अवेलेबल हैं जो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग असेस करते हैं, असेस के बाद डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी
अगर तो कंडक्टिव लॉस है तो डॉक्टर साहब उसको ट्रीट करेंगे, मतलब उसको मेडिसिन से हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। कुछ लॉसेज ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। अब अगर जैसे आपने हेयरिंग एड्स की बात की, जब हम लोग दोनों डिसाइड कर लेते हैं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि इसको हेयरिंग एड ही लगेगा, मेडिसिन से ये ट्रीट नहीं हो सकेगा, और हम भी फील करते हैं कि इनको हेयरिंग एड से बेनिफिट होएगा, तब हम हेयरिंग एड लगा के दिखाते हैं। ठीक है। हम लोग काफ़ी हद तक उनके मिसाइल पे काबू पा लेते हैं, डिपेंड अपॉन के हम लोग इस वक्त जदीद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम वो हेयरिंग एड लगा के उनकी जो मैक्सिमम ज़रूरत है उसको हम पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी हद तक उसके मिसाइल हम आप कहेंगे जी 100% तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ बनाई है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सही से तो हम ये भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब 100% तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हो नहीं सकता ऐसा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, कह रहे टेस्ट पहले असेसमेंट के लिए लाया जाता है आपके पास। मोस्टली लोग बच्चे जब कभी आपके पास लेकर आते होंगे तो लोग टेस्ट करवा के आते हैं। अब वो ट्रेंड है कि बेबी बॉर्न हुआ और उसको हॉस्पिटल में एक हेयरिंग का टेस्ट करा लिया, या नहीं कराते, आप ही कहते हैं तो जाते हैं? बात यह है कि बच्चे की जब पैदा होता है तो जो हेयरिंग सिस्टम है वो पैदाइश के वक्त मुकम्मल तौर पे मौजूद होता है, जैसे एक एडल्ट के अंदर होता है। ठीक है। और जो बच्चा जो है ना, अगर पैदाइशी बहरा पैदा हुआ है तो वो हमें बहुत देर से पता चलता है, जब ये कि सुनता नहीं है, चौंकता नहीं है और ला ताल्लुक है, तो उसके लिए फिर टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन एक जो आपने बात मुझे कही कि पैदाइशी तौर पे बाहर के मुल्कों में ख़ुसूसन जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में एक शामिल है कि जो भी बच्चा आज पैदा होगा तो कल सुबह अगर वो डिस्चार्ज होता है घर जाने से पहले, तो जैसे इन्होंने जिक्र किया ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट होता है, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे की हेयरिंग है या नहीं है, और उसकी डिस्चार्ज समरी के अंदर उसको मेंशन किया जाता है, ताकि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ना में अगर डिटेक्ट हो गया तो इसको मैनेज करना ज़्यादा आसान है। जितना देर में डिटेक्ट होगा बच्चों के अंदर उतना ही उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो जहाँ पे बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसका पैदाइशी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में अगर ये अंदाज़ा हो जाता है तो फिर एक बैरा टेस्ट होता है, ब्रेन वो रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, वो करवाया जाता है जिससे पिन पॉइंट किया जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद जो है फर्दर मैनेजमेंट होता है। और ये ऑटो अगर यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है तो हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो हमें असेस करके, और अगर ये OE जिसका भी कॉस्टिक एमिशन टेस्ट है वो करके उसमें अगर कोई सस्पिशियस आती है फाइंडिंग तो फिर बैरा किया जाता है, वो भी ये करते हैं। फिर दिस हैंड बैक द बच्चा या पेशेंट टू अस एंड देन वी डिसाइड व्हाट टू डू। अच्छा, वैसे लोग मोस्टली जो आपके पास आते हैं करवा लेते हैं, आप कह रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है और कुछ में नहीं भी है, ऐसा ही है ना? ज्यादातर में ऑटो एक्यूस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी पैदाइशी बहरापन जो है, जो स्क्रीनिंग है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग कहलाती है, हम इसको कह देते हैं। हाँ, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है, वो तो हॉस्पिटल करता ही है। वो एक इतना सा वो होता है, डिवाइस होती है जो कान पे रखी जाती है, उससे पता चल जाता है, फौरी तौर पे पता चल जाता है। फिर उससे हम आगे फर्दर अगर उसमें कोई रिस्पॉन्स सही नहीं आ रही है तो फिर फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, जैसे बैरा है। अच्छा। तो वो किया जाता है इसके अंदर। यानी एक टेस्ट तो वो है जिसको बिल्कुल फर्स्ट आप कहते हैं कि हर हॉस्पिटल में वो हो रहा है, ठीक है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ आती है तो देन फिर ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लोगों के पास आप लोग रेफर कर देते हैं, चले जाएं, ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कानून बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हर बच्चा जो पैदा होता है इस मुल्क के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, शुड नॉट गो होम विदाउट दिस स्क्रीनिंग, ताकि जितना जल्दी हम इसको डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी हम मैनेज भी कर सकते हैं। ये आपने मुश्किल बात की डॉक्टर साहब, कानून वैसे जो बने हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, नए बन नहीं रहे, एक और नए कानून की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब नहीं, जैसे मतलब हेल्थ से मुतालिक एक कानून जो है किडनी ट्रांसप्लांट का था, डोनर का, वो बहुत देर में बना, हमें बहुत अरसे तक पार्लियामेंट में रहा। ये कानून जो हेल्थ से मुतालिक होते हैं इस किस्म के मुश्किल ही समझ में आते हैं, मुश्किल ही पास होते हैं। लेकिन ये एक पूरी एक बच्चा
बहरा बच्चा जो है ना पूरी जनरेशन के लिए, अपने लिए भी और इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक बहुत मतलब मुश्किल मरहला होता है। जाहिर है, बाकी जहाँ तक आपने के लिए भी और फैमिली के लिए भी पैदाइशी बहरापन जिन बच्चों में होता है, कई वजूहत होती है, लेकिन जो एक मोस्ट कॉमन वजह है वो हमारे कज़न मैरिज। अच्छा, कज़न मैरिज ये भी इसमें काउंट होता है? कंसैग्वानिटी हम उसको कहते हैं। अगर कज़न्स मैरिज है तो उसके अंदर जो उनके जीन्स हैं, जो डीएनएज हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पे बहरा पैदा होता है। कज़न मैरिज हमारे सोशल सिस्टम में इस वजह से है कि एक वजह तो ये है कि मतलब बच्चे का, लड़के या लड़की का बाप चाहता है कि मेरी जो है ना बहन भाइयों में से कोई अपनी बहू ले आऊँ, या अम्मा चाहती हैं वो, तो और या फिर वो जो है ना डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि प्रॉपर्टी फैमिली से बाहर ना जाए तो फैमिली में शादी करें। एक ये बड़ा ट्रेंड भी है। सही। अच्छा, अब हम तरीका इलाज पे आ जाते हैं। एक तो बिल्कुल उन्होंने उन बच्चों की बात की जो पैदाइशी तौर पर जिनको हम बहरापन है, एक फिर थोड़ा उम्र के साथ साथ जो समाज जो है वो कमजोर होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। एक वो है जो हादसा हो गया कोई, मैंने अक्सर आपने सुना होगा कोई बहुत जोर की आवाज आई और बच्चे की या किसी इंसान की समाज जो है वो मुतासर हो गई। क्या तरीका इलाज तीनों का एक होगा या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं? नहीं मैडम, हर एक का तरीका का डिफरेंट होगा। अब अगर हम लोग इसको डिटेल से देखें तो अगर तो बच्चा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग हो गई, पता चल गया बच्चे की समात नहीं है, तो उसका जो है ना इलाज डिफरेंट है। फौरी तौर पर उसके 2-3 टेस्ट होते हैं, उसको किया जाता है, पता चला कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं सुन पाता, डेफनेस उसको कहते हैं, इसका ना प्रोफाउंड हियरिंग लॉस निकल आया। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जो है ना वो हेयरिंग एड से ठीक नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल कॉक्लियर इम्प्लांट्स है, और उसकी जो एज है वो अभी तो 6 महीने से स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली अगर हम लोग 3 साल तक बच्चे को कर लें तो हमारे पास पीछे टोटल 7 सालों में 4 साल बचते हैं जिसमें बंदा बच्चे उसकी स्पीच डेवलप हो जाती है और बच्चा नॉर्मल इंसानों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूलिंग और सारी उसका आगे ग्रोथ सारी उसी तरह से होती है, नॉर्मल तरीके से होती है। ये तो हो गया बच्चों का टेस्ट। अगर बड़ों में अगर टेस्ट बच्चा निकल आया, बड़ों का मतलब ये है कि जब अगर इसका मतलब ये है कि वो जब पैदाइशी तौर पे ठीक थे, लेकिन एक वक्त आया जब वो उनको कोई किसी वजह से भी उसका नुकसान हो गया, मतलब कान का पर्दा फट गया, हाँ, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया, तो उसमें अगर कोई इशू आ गया तो वो उसकी फिर एज वाइज उसको देखा जाता है कि इसको ट्रीटमेंट किस लेवल का है, तो फिर उसको अगर देखते हैं। अगर तो कंडक्टिव लॉस आ गया तो हम लोग डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन से ठीक होता है। अगर वो मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है, सेंसिटिव और हेयरिंग लॉस आ गया, तो उसके लिए फिर हेयरिंग एड्स है। अब हेयरिंग एड्स फिर आगे भी काफ़ी सारी किस्मों की हैं कि अगर बच्चा है तो उसको कौन सा लगेगा, अगर यंग है तो यंग उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें नज़र नहीं आए, तो बड़े छोटे से हेयरिंग एड्स होते हैं जो कान के अंदर लगते हैं, वो नज़र नहीं आते। और फिर अगर वो उनकी एज ज़्यादा है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे हैंडलिंग करना भी आसान हो और वो जो है मेरी हेयरिंग भी बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आए। तो इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो RIC है, रिसीवर इन कैनाल है, कान के पीछे होता है। जैसे आपके थोड़े से भी जिनके भी फीमेल्स के बाल हैं या मर्दों के भी बाल हैं, वो उसके पीछे छुप जाता है और वो बिल्कुल नज़र नहीं आते, और एक स्लीक सी वायर आती है कान के अंदर जिसमें आगे रिसीवर लगा होता है। तो ये नौजवानों में भी और बड़ों में, बूढ़ों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये बहुत एडवांस्ड हैं, जिसमें ब्लूटूथ एनेबल्ड भी हैं। और फिर मीटिंग्स के लिए बच्चों को लगाते हैं तो बच्चों के कॉलर के ऊपर, टीचर के कॉलर के ऊपर माइक लग जाता है, वो डायरेक्ट सुनते हैं। मीटिंग है, 25-30 लोग बैठे हुए हैं तो एक डिवाइस दरमियान में रख दें तो उस बंदे के कान में डायरेक्ट आवाज़ आती है। ये तो जो नॉर्मल हेयरिंग जो इनकी किसी का लॉस निकल आए। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये था कि अगर सडन लॉस किसी भी हादसे की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ है या ब्लास्ट हुआ है और वो बंदा ब्लास्ट वाली जगह पे है, तो उसके दोनों कानों के पर्दे फट सकते हैं। जब फट सकते हैं तो अंदर ना लॉस निकल आता है, तो लॉस निकल आता है सबसे पहले तो वो फिर उसको ट्रीट होता है मेडिकली कि जो उनका नुकसान हो चुका है उसको कवर अप हो जाता है। जब कवर अप हो जाता है तो उसके बाद फिर अगर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है तो फिर उनको हेयरिंग एड्स लग सकता है। ठीक हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे या वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद हेल्थ टॉक में। और डॉक्टर साहब से ज़रा पूछ लेते हैं, पैदाइशी बहरापन जो है, अब जो बच्चा पैदाइशी तौर पर बहरा पैदा हुआ, अब उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो पीछे जिसमें वो रह जाएगा? हाँ, पैदाइशी बहरापन का मतलब ये है कि कॉकलिया जो कि जिसमें समात के तमाम हिस्सा होता है और जो दिमाग के साथ कनेक्ट होता है,
वो मौजूद नहीं होता या वो फंक्शनिंग नहीं होता या प्रेगनेंसी के दौरान वो डैमेज हो चुका होता है। तो होता क्या, कुदरती तरीका ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले जब वो माँ के पेट में होता है तो वो एक ओशियन ऑफ साइलेंस के अंदर होता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है तो उसको पंखे की आवाज़ या दूसरी चीज़ों की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। कान में जब पड़ती है तो वो जो है ना रोता है। इसीलिए हम माँ से यही पूछते हैं कि पैदाइश के बाद आप बताइए बच्चा रोया था कि नहीं रोया था। जब वो रोता है तो उसके दिमाग के अंदर जो है ना सिग्नल जाता है और वो फिर जो है ना दिमाग से स्पीच का सिग्नल आता है, जिसके बाद बच्चा बोलता है। तो लिहाजा जो पैदाइशी होंगे वो बोल नहीं सकेंगे, ये है उसके अंदर। और उसके लिए मतलब जितनी जल्दी उसको रिहैब किया जाए, जैसे इन्होंने बताया कि 9 महीने से लेके किसी ऑनवर्ड किसी भी एज के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट किया जा सकता है, जो कि लेटेस्ट डिवाइस है। और अगर जितनी जल्दी हमें पता चले तो लिहाजा उस बच्चे का जो है ना रिहेबिलिटेट करना जो है ना आसान हो जाता है। अच्छा, कॉकलियर इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, बहुत आजकल हम सुन रहे हैं इसके नया तरीका इलाज भी, और आप ये कहें कि माजूरी बिल्कुल ख़त्म कर देता है तो भी गलत नहीं होगा। बहुत एक्सपेंसिव भी है इसके साथ साथ इंक्लूडिंग दिस, लेकिन क्या इसको आप कह सकते हैं कि ये बस मुकम्मल तौर पे एक ऐसा इलाज है कि अब पूरी लाइफ बच्चे की जो है आपने बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो गई है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े बहुत? नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल देखें, एक होता है कि अगर बच्चा बिल्कुल ही डेफ पैदा हुआ है तो वो साइन लैंग्वेज पे चला जाएगा, मतलब टोटल उसकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। उसकी स्कूलिंग, उसका रवैया घर वालों के साथ, उसके बाद फिर स्कूलिंग भी स्पेशल एजुकेशन जैसे उनका साइन लैंग्वेज पे चला जाएगा। उसकी लाइफ का एक पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए स्पेशल स्कूल चाहिए, उसके लिए सारी चीज़ें स्पेशल चाहिए। और कॉकलियर इम्प्लांट है ये है कि बच्चा सुनना शुरू करता है तो वो फिर बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो वो नॉर्मल बच्चों में जाता है तो वो फिर नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल बिहेवियर, सारी चीज़ें फिर नॉर्मल होती जाती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है सिलसिला कि वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। शुरू में नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बहुत महंगा है, इन डॉलर्स में है, अप्रॉक्सीमेटली $10,000 के ऊपर नीचे ये फिगर चलती है। तो ये आप शुरू में अगर लगा दिया जाए बच्चे के ऊपर तो बच्चे की ज़िंदगी नॉर्मल है, और वो एक वक्त आएगा कि वो अपने पाँव पे भी खड़ा होगा, इस मुल्क इस कौम के ऊपर भी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। ये एबनॉर्मलिटी जो है बिल्कुल खत्म है, इसका मतलब है? नहीं, एबनॉर्मलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन उसके साथ और चीजें, बहुत सारी चीजें डिवाइस के अपने कोई साइड इफेक्ट्स और चीजें क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? डिवाइस एक तो आपने कहा, एक तो ये है कि भाई डिवाइस बहुत महंगी है, जी बिल्कुल। दूसरा ये आप कह रहे हैं सर्जरी बहुत महंगी है, इलाज भी बहुत महंगा है। अब देखें उसके बाद फिर उसको संभालना, उसको अच्छे तरीके से केयर करना, चूंकि उसकी जो आउटर प्रोसेस है उसकी भी तकरीबन $5,000 की प्राइस है। और वो बच्चों ने स्कूल में जाना है, शरारतें करनी हैं, खेलना है, उसको भी बचाना है। बच्चे वायर तोड़ ली है तो वायर की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, पेरेंट्स हाथ लग जाते हैं। लेकिन एक साइन लैंग्वेज से एक बच्चा बोलना शुरू कर देता तो एक नॉर्मल हेयरिंग की तरफ चला जाता है। अब वो एक वक्त आता है कि बच्चा माँ बाप के ऊपर और इस जो है ना अपनी स्टेट के ऊपर वो बोझ नहीं रहता, वो आपको रिटर्न करता है। जो बच्चे बिल्कुल साइन लैंग्वेज पे चले गए, अब वो टोटल जो है ना वो आपके पास जो है ना आपकी लायबिलिटी बन जाते हैं, पेरेंट्स की भी लायबिलिटी बन जाते हैं, इस कौम की भी लायबिलिटीज बन जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट और हमारा बैतुल माल और कुछ और प्रोविंशियल की गवर्नमेंट जो इस पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे भी जो है ना कुछ डोनर जो है, जैसे इंडस हॉस्पिटल में हो रहा है, MMA हॉस्पिटल में हो रहा है, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है डोनर एजेंसीज काम कर रही हैं। और ये जो है ना अब काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं उनको इम्प्लांट्स होने शुरू हो गए हैं। सही। अच्छा, मेंटेनेंस की एक तरह से बात की आपने, जो मुझे समझ में आई कि बच्चे का वायर गिर ना जाए, टूट ना जाए, उसको ख्याल रखना थोड़ा सा ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ज़ाहिर कुछ खराब हो जाएगा तो उसे फिक्स कराने में भी खर्चा होगा। और वो क्या तकलीफ भी है फिर? नहीं, तकलीफ नहीं, नथिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेन बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये एक दफा जब नहीं, मैंने सर्जरी की बात नहीं की, मैं पूछ रही हूँ एक दफा सर्जरी करा ली है और वो फिक्स हो गया, वेयरिंग ए कॉकलियर इम्प्लांट जो है ना, कोई उसके बाद बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
नॉर्मल लाइफ लीड करता है। जी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है उसको। मतलब वो डिवाइस वैसे खतरनाक नहीं होगी अगर बच्चा बिल्कुल नहीं, वैसे ही खेलेगा कूदेगा, बिल्कुल अंदर वैसे कोई ही, प्रॉब्लम वैसे नहीं है। इवन शावर ले सकता है, अच्छा, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उसके लिए नहीं। भी नई अच्छा। नई टेक्नोलॉजी आ गई उसमें तो बच्चा स्विम भी कर सकता है स्वयं भी विद करता है। डिवाइस। हाइब्राइड Great. आगे एक नई क्वालिटी आ गई उसके, हाइब्राइड कॉकलियर इम्प्लांट। अच्छा। उसके अंदर जितने भी हैंडीकैप्स थोड़े बहुत हैं वो सारे कवर्ड हैं। अब सवाल ये कि इतने पैसों का जो है उसके लिए हाँ। मतलब पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर जो पॉपुलर हुए मल्टी चैनल हुए हैं, 32 to 38 चैनल। लेकिन जब ये इजाद हुआ था अर्ली 90s में, विलियम हाउस अमेरिकन थे जिन्होंने इसको इजाद किया था, उन्होंने सबसे पहले सिंगल चैनल किया था। अच्छा ठीक है। और सिंगल चैनल ये होता है कि गरीब को मतलब कम से कम थोड़ा बहुत जो है ना आप उसको मतलब सपोर्ट दे देते हैं। हाँ उसके भी हैजर्ड्स हैं, लेकिन ये कि बच्चा टोटली मतलब वो नहीं होता है। सही है, थोड़ा सा ईज हो जाएगा। थोड़ा सा ईज हो जाएगा। और इसीलिए जो है ना यहाँ पे सिंगल चैनल को क्योंकि प्रमोट नहीं किया गया, उसके अपने भी हैजर्ड्स हैं। इंडिया में अभी तक भी जितने भी कॉकलियर इम्प्लांट्स हुए हैं उनमें से गुड 30 to 40% सिंगल चैनल ही हैं। अच्छा हाँ, लेकिन ये कि 32 चैनल का यह है कि एक दफ़ा बच्चे को आपने सर्जरी कर दी और एक अच्छी डिवाइस दी, क्योंकि लाइफ टाइम डिवाइस होती है ये। बाकी जैसे इन्होंने बताया वियर एंड टीयर अपनी जगह पे है, लाइफ टाइम डिवाइस होती है। व्हाई नॉट टू गिव ए चाइल्ड ए गुड गिफ्ट। और उसके साथ जो है ना सारी जिंदगी उसके साथ फॉर लाइफ सेविंग है। तो इस वजह से सिंगल चैनल कुछ लोग कहते हैं या मतलब प्रमोट भी करते हैं, लेकिन वो नहीं, मल्टीपल चैनल्स हैं, हाइब्राइड आ गया है। तो ये सारे के सारे, हाँ अलबत्ता ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि पाकिस्तान बैतुल माल वो बहुत फाइनेंस करता है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल जैसे इंडस हॉस्पिटल है और मेमन हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री होते हैं। लेकिन उसका ये तरीका ये होता है कि पहले बच्चे को असेस करके वो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि आइदर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड नीड्स ए कॉकलियर इम्प्लांट और नॉट। ये नीड्स पे मेरा भी सवाल यही था कि ये कौन से लोग हैं जिनको ये नीड पे जा रहे हैं और कौन से लोग हैं जो सिर्फ हियरिंग एड। कभी ऐसा भी होता है कि हियरिंग एड वाले लोग आ जाएं कि हमें सर्जरी कर दें, नहीं, थोड़ा सा भी हमें नहीं चाहिए तकलीफ। कॉकलियर इम्प्लांट के कैंडिडेट में जो सबसे पहली बात ये है जो उसकी डेफिनेशन में है वो ये है कि हियरिंग एड उसको अगर मतलब कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, इफ हियरिंग एड डज नॉट प्रोवाइड एनी एनहेंसमेंट तो फिर वो मतलब फिर कॉकलियर, लेकिन हियरिंग एड वाला आ जाए उसको लगा दे तो वो इतना अच्छा प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं है। जो मैडम आप जो क्वेश्चन करना चाह रही थी, इस किस्म के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, वो आके कहते हैं कि जी नहीं जी हम लोग कुछ नहीं लगाना चाहते, हमारा सिर्फ ऑपरेट कर दें आप। हाँ जी बिल्कुल ऐसे भी होते होंगे ना कि भाई सब तो नहीं है, किसी के पास बहुत पैसा भी है, उन्होंने कहा कि बस कर दें सर्जरी। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें जिसका जो कैंडिडेट कॉकलियर का है उसको कॉकलियर ही लगेगा, लेकिन कॉकलियर की देखे ना उसकी एक लाइफ है। अब सिलसिला ये है कि जी लाइफ कैसे असेस करते हैं कि कितनी है, उसकी वजह यह है कि हमारे जो बोलने का सारा सिस्टम है ना, ये टोटल एस्टेब्लिश होता है 7 साल की उम्र तक। बिल्कुल, अगर 7 साल की उम्र से अगर हम लेट हो जाएं, फिर बेशक बहुत अच्छा सुनना भी शुरू कर दें तो आप बोल नहीं सकते। आपका जो जितने भी सिस्टम है ना, वोकल कॉर्ड्स वगैरह सारे ये मतलब क्या बोल ही नहीं सकते, क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेट मी टेल यू, अल्लाह ताला ने नहीं अल्लाह मियां ने एक सिस्टम डेवलप किया है। वो ये है कि 12 महीने से लेके 18 महीने तक ब्रेन का जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है फॉर स्पीच। अच्छा, जिसको हम प्रीलिंगुअल एज अगेन डॉक्टर साहब क्या बताया आपने, कब से कब तक? 6 महीने से 12 महीने से लेकर 18 महीने तक ये स्पीच टाइम होता है जिसमें वो बच्चा बोलना शुरू करता है। अच्छा, इसमें स्पीच मैच्योर हो जाती है। स्पीच मतलब आप देखें आपके घरों में जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब उसके बाद अगर किसी को हाँ तो पोस्ट लिंगुअल एज आ जाएगी जब इसमें ब्रेन कुदरती तौर के ऊपर एक्टिव होता है, स्पीच एडॉप्टेशन होती है। जैसे फ्रेंच के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो फ्रेंच ही बोलता है, ठीक है। हमारे यहाँ उर्दू घर में पैदा हुआ है उर्दू बोलेगा, जिस लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर में बर्थ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हम उस एज से जब निकल जाएंगे तो रिहैब जो है ना उतना ही डिफिकल्ट भी हो जाएगा और उतना ही महंगा भी हो जाएगा। ये है इसके अंदर।
लिंगुअल डिफिकल्ट होना और नामुमकिन में बड़े डॉक्टर साहब के। हाँ बिल्कुल जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि अगर देखें हम लोग नॉर्मली इसको 7 साल कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग 2 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में कॉकलियर करवा लेते हैं बच्चे का, तो हमारे पास 4 साल बचते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जिसमें अब स्पीच के रिलेटेड सारे काम उसके हो सकते हैं और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर बच्चों को आप 5 साल की उम्र में ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास पीछे टोटल 2 साल बचेंगे। ये अपने काम की बात कर रहे हैं जी, जी, सारी, इनको बिल्कुल। जो काम कराना होता है स्पीच थेरेपी का। जी, बिल्कुल। लेकिन मैं वैसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हमें देख रहा हो जिसने उम्र निकाल दी, उन बेचारों को पता ही नहीं चला, अवेयरनेस ही नहीं थे, इलाज नहीं पता था उनको। 7-8 साल के बाद अगर उन्हें पता चल रहा है और वो सोच रहे हैं अब इस सर्जरी की तरफ जाए, ऐसा ही होता कुछ है। भी नहीं है। उसके लिए ये तो नामुमकिन और नाउम्मीदी बता दी उन्होंने। दूसरी बात ये है कि कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, क्या? थोड़ा बहुत अगर 7 साल के बाद किसी बच्चे को पता चलता है नहीं, कुछ भी तो नहीं, देयर इज ए होप। कॉकलियर इम्प्लांट जबरदस्त नोट पे हम इस वक्त जा रहे हैं ब्रेक पे। देयर इज ए होप। डॉक्टर साहब ने कहा वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं अरसला। डॉक्टर साहब से जो है ब्रेक से पहले बात करते थे, डॉक्टर साहब ने कहा था देयर इज अ होप। अच्छा, मैं दोबारा से अपने सवाल को शायद उस तरह से बयान नहीं कर पा रही हूँ, दोबारा से आपसे पूछ लेती हूँ। वो बच्चे या वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि बच्चों के 7 साल के बाद, 7 साल तक उन्होंने बिल्कुल कुछ ना बोला है, ना उनकी स्पीच थेरेपी हुई है, कुछ मतलब डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। 7 साल बाद अगर उनको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्योंकि ये कह रहे 7 साल के बाद तो नहीं, उसकी वजह ये जो भी कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम है या कॉकलियर इम्प्लांट पैकेज है यहाँ पे या दुनिया में कहीं भी, ये ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन किया, डिवाइस लगा दी कॉकलियर इम्प्लांट और जब बच्चा होश में आया डिवाइस हमने ऑन कर दी और उसके बाद बच्चा फरफर बोलने नहीं, वो तो नहीं बोलेगा। नहीं, उसके अंदर अब कान में उसकी आवाज जाएगी, फिर उसको 2-3 साल लगेंगे। नहीं, उसके पैकेज के अंदर जो है ना, रिहैब के अंदर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो चौथे या 5वें दिन उसको ओपन करते हैं, उसको स्पीच सिखाते हैं, जो कि 5 से 6 महीने मिनिमम लगते हैं उसको बच्चे को, अगर वो लिंगुअल भी है जब भी। और दूसरी बात यह है कि बच्चा बाद दफ़ा परेशान होता है, कॉकलियर इम्प्लांट से जो हमें आवाज़ मिलती है वो नॉर्मल वॉइस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दैट हैज़ ए कंप्यूटर लाइक टिंज। ये एग्जैक्टली ये जो अल्लाह ताला ने हमें सुनाई दिया है ना, वो मतलब उसमें नहीं होती, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको भी अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है बच्चों को। फिर दूसरी बात यह कि जो लिंगुअल हैं, जो पहले से बोल रहे हैं, उसके बाद डेफ हो गए, जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, वो बाद दफा कान की समात को डैमेज कर देता है। उनके लिए तो स्पीच मसला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाँ, लेकिन उनको कॉकलियर इम्प्लांट, पाकिस्तान में जो पहला कॉकलियर इम्प्लांट 1998 के अंदर हुआ, वो ऐसे 12 साल के बच्चे का हुआ कि जिसको गर्दन तोड़ बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस था, तो उसकी वजह से जो है ना वो उसकी समात गई, तो उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगाया। कॉकलियर इम्प्लांट में मेनिंजाइटिस का जिक्र आ गया, तो उसको करने से पहले जो है ना मेनिंजाइटिस की वैक्सीन भी देते हैं, क्योंकि हम एक डिवाइस, उसका केबल अंदर कान के अंदर से ले जाके ऊपर तक लेके जाते हैं, तो वो किसी भी वक्त इन्फेक्ट हो सकता है, किसी को मेनिंजाइटिस हो सकता है, विच इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो लिहाजा ये कि उससे पहले कॉकलियर इम्प्लांट के जो और रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है मेनिंजाइटिस की वैक्सीन भी शामिल है, रिहेबिलिटेशन भी शामिल है, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारे एक पैकेज होता है जिसको बना के दिया जाता है। 20 से 30 लाख रुपए पड़ता है मिनिमम उसका। लेकिन जैसे डॉलर की प्राइस जो है ना ऊपर जाती है, उसी से ये ट्रीटमेंट या डिवाइस महंगी हो जाती है। एक्चुअली मतलब ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनसे हम बात कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, बहरेपन की अगर मैं बात करूं या समात की कम हो जाना या खत्म होने की तरफ जाना, कि कुछ दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं, ये है पॉसिबिलिटी? देखिए बात वही है कि हेयरिंग कोई ऐसी चीज है कि हेयरिंग लॉस जो है ना, हेयरिंग लॉस जिसको हम बहरापन कहते हैं, टेक्निकली हेयरिंग इम्पेयरमेंट या हेयरिंग लॉस कहते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का तो मतलब है जो बिल्कुल नहीं सुनना, डेड ईयर्स है ना। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर जो है, अगर हमने पहले डिटेक्ट कर लिया तो न्यूरोट्रॉपिक्स मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन उनका जो है ना इफेक्ट किसी को वो करती हैं, किसी को नहीं करती, क्वेश्चनेबल है। नहीं, तुक्का नहीं कहूंगा मैं, जैसे नॉन टेक्निकल एंड नॉन प्रोफेशनल वर्ड, मतलब मैं कह रही हूँ, आपको थोड़ी कहा मैंने, मैं कह रही हूँ कि ये जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो रहा है वो जिसको लग गया, मतलब उसमें भी इतना ज्यादा होप नहीं है, लेकिन जितना हम इसमें टाइम जाया करेंगे
हाँ उतना ही जो है ना हम दूसरी तरफ जो है ना बढ़ जाएंगे नेगेटिव साइड की तरफ। सही। तो लिहाजा ये कि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है सिर्फ एक एनजीओ जो बाहर से आके करते हैं, उन्होंने अब तक 200 से ज़्यादा कर लिए हैं। इंडस हॉस्पिटल में 200 के करीब हो गए हैं। ये सिर्फ मैं कराची की फिक्र जो बता लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंडस हॉस्पिटल जा सकते अच्छा, हैं। दूसरी अपने आप बात को ये register करा लें। कि वो तमाम बच्चे जो कॉकलियर इम्प्लांट के कैंडिडेट्स हैं 90% जो है ना हमारी पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। पुअर क्लास से गरीब गुरबा लोग होते हैं। उनके पास तो अपने घर में मतलब लाइफ को पुल ऑन करने के जस्ट टू मीट टू एंड्स वो भी डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसीलिए जो है ना बहुत सारी डोनर एजेंसीज जो हैं इसमें वर्क कर रही हैं। सिर्फ कराची में 4-5 है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ कोई ऐसा खुदा ना खास्ता सुन रहा हो, गरीब हो और उनको समझ नहीं आ रही, उनको अगर इस इलाज की तरफ जाना है तो क्या इंडस हॉस्पिटल चले जाए? आसान, सबसे आसान कहाँ खुद को रजिस्टर करा लें, कहाँ पूछें? इंडस हॉस्पिटल में एक्चुअली पहले स्क्रीनिंग होती है, असेसमेंट होती है कि आइदर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज फिट टू हैव ए कॉकलियर इम्प्लांट, विल कॉकलियर इम्प्लांट बेनिफिट हिम और हर। तो उसकी असेसमेंट वो करके फिर उसको एक वेटिंग लिस्ट पे डाल देते हैं। ठीक है, सही। उसके हिसाब से जैसे जैसे उनके पास कॉकलियर इम्प्लांट्स आते जाते हैं, कुछ को वो प्रायोरिटी देते हैं। जैसा कि बताया कि छोटा बच्चा है बिल्कुल उसको सही। जल्दी करेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन 12-14 साल का बच्चा है या उससे भी बड़ा है तो उसकी प्रायोरिटी और देखें 12-14 साल की उम्र तक चले गए डॉक्टर साहब, मेरी वाली बात पे वापस घूम के वहीं पे आ गए। लेकिन खैर चले, हम छोटे बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो स्पीच थेरेपी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तरफ बताइएगा कितना टाइम लेते हैं बच्चे स्पीच डेवलप करने में? मैडम स्पीच के हवाले से जब भी कोई पेशेंट बच्चे आते हैं, सबसे पहले उसकी स्पीच की असेसमेंट होती है। स्पीच की बहुत सारी किस्में हैं, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि इसके ऊपर किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो जो स्पीच के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो गाइड करते हैं कि जी इनको ये 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। अब फिर उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जी हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो ये जो ना असेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि बच्चे को कितनी नीड जो है। बिल्कुल डेफ बच्चा पैदा ही डेफ हुआ है उसके लग गया है नहीं, जितनी देर तक देखें स्पीच का फायदा उतनी देर तक नहीं हो सकता जितनी देर तक वो सुनेगा नहीं। सबसे पहले हमने सुनने का मसला हल करना है। जब सुनने का मसला हल हो जाएगा, आवाज उसको जाएगी, तो फिर स्पीच डेवलप यानी इसमें तो आपकी फैमिली और डॉक्टर लोग सबका मिल के काम करना सब है, सोशल वर्क है ना? कंबाइंड है, डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट और घर वालों का तो मुझे बल्कि ज्यादा रोल इसलिए लग रहा है क्योंकि कह रहे हैं जब सुनेगा, जितना ज्यादा सुनेगा उतना ज्यादा सुनेगा तो बोलेगा ना। देखिए जी पेरेंट्स ही हैं, मैं ऐसे पेशेंट्स को भी जानता हूं जिनके मदर्स जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी। अब वो बच्चे की उम्र 21 साल हो गई है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का है, और अगर आप उससे बातचीत करें तो आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये बच्चा प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का पेशेंट है, क्योंकि उसकी वालदा ने इतनी ज्यादा मेहनत की है। बच्चे से 2 साल, 3 साल, 4 साल से लेकर 21 साल हो गए, अब भी उसकी स्पीच थेरेपी करवाती हैं। माशाल्लाह। तो इस तरह करके मुमकिन है, चूंकि ये वाली जो आपकी इम्पेयरमेंट है खासतौर पे कॉकलियर की या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की या स्पीच डिस्क्रिमिनेशन की, ये प्रॉब्लम जो हैं ये सबसे ज्यादा, चूंकि बच्चे को खुद नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत करनी है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। जिनकी माएँ, ये बच्चों के मेरे मतलब लगता है उनके हाथ में ही नहीं है, उनके हाथ में नहीं, उनको तो पता ही नहीं ना। उनको तो आप डिवाइस लगाएंगे, उनके लिए तो मुसीबत है ना कि ये क्या चीज़ है। और आवाज़ जो आनी शुरू होगी उससे कहते हैं हमारी जिंदगी साइलेंट है, वो तो बड़े खुश हैं कि कुछ भी सुन नहीं पा रहे। जब वो सुनना शुरू करते हैं तो ये तो अब उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत है, ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो फिर पेरेंट्स का काम है। आगे पेरेंट्स जितनी मेहनत करते हैं तो फिर एक वक्त आता है तो बच्चे को खुद से पता चलता है कि ये मेरे लिए ज़रूरत है। हम ऐसे भी पेरेंट्स, ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बच्चे सुबह उठ के सबसे पहले अपनी माँ के पास आते हैं कि मुझे डिवाइस लगा दें, क्योंकि उनको उसकी इंपॉर्टेंस का पता है, उनको पता है कि कैसे। तो ये सब डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है कि नहीं, वो कितना मेहनत करते हैं, तो फिर आगे चल के फिर बच्चे वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी बच्चे का 1-1.5 साल में कॉकलियर इम्प्लांट हो गया, सर्जरी हो गई, उसके बाद वो आप लोगों के पास आ गया, स्पीच थेरेपी भी चल रही है, कितने साल की उम्र में आप कहेंगे अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा, 5 साल 7 साल? डिपेंड अपॉन, जैसे आपने कहा ना कि 1-1.5 साल में, तो फिर वो 4-5 साल तक बिल्कुल हर चीज नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल। स्पीच भी डेवलप होगी प्रॉपर और बिल्कुल नॉर्मल। जी डिपेंड करता है ना कि अगर आप इसी पे नहीं कह रहे घर वाले भी साथ दे रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम हो रहा है ताकि लोग उसको समझें कि ये इतना तो टाइम लगेगा।
फिर नॉर्मल, फिर डॉक्टर साहब प्लीज आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे स्पीच थेरेपी के ऊपर दिया है ना, तो स्पीच थेरेपी में 2 बातें हैं हमारे एटलीस्ट इन कराची। स्पीच थेरेपी के प्रॉपर क्वालिफाइड लोग जो है ना चंद हैं, ही इज वन ऑफ देम, और बाकी जो है ना दूसरे लोग हैं जो स्पीच थेरेपी करते हैं जिनको बहुत सारी बातों का। तो डॉक्टर साहब लोगों को इतना बोलने का शौक है, स्पीच थेरेपी के लोग कम क्यों हैं? ये बड़ी मजे की बात है। हर शख्स बोल रहा है, लेकिन दूसरी बात ये कि जो बच्चा है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोअर क्लास में मतलब जो है ना ज्यादा कॉमन है, तो उसमें पहले जब बच्चा बोल नहीं रहा तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे नहीं कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। हाँ जी, एक बात देर से कॉमन इशू, देर से बोलते हैं, देर से बोलते हैं। बाद दफा बच्चा मेरे पास आता है 4 साल का हो चुका होता है, फिर उसके बाद जो है ना जब उससे नहीं बोला तो फिर वो जाएंगे जी इसके जबान में तातुआ जिसको कहते हैं, टंग टाई या एनकाइलोग्लोसियम अपनी टेक्निक, ये टंग टाई है, इसको रिलीज करा लीजिए, कटवा लीजिए तातुआ, और ये बच्चा बोल पड़ेगा जब इसकी जबान जो है ना। अच्छा, मतलब तो जब भी हो रहा है, ये हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, हर बच्चे का बोलने भी लगते हैं फिर ऐसे बच्चे? एक्चुअली जो यहाँ ताल्लुक ही नहीं है इसका। ताल्लुक है, मतलब मैं आपका अवेयरनेस की लेवल बता रहा हूँ लोगों की ना, तो इसमें वो 4-5 साल 6 साल तक बच्चा चला जाता है उस एज के अंदर। नॉर्मल टाइम जो है ना वो है, फिर फेथ हीलिंग की तरफ कुछ लोग चले जाते हैं, वो अलग एक मसला है। मतलब प्रॉपर डॉक्टर के पास असेसमेंट फॉर द कॉक्लियर इम्प्लांट जो है ना, ये इस लोअर क्लास के अंदर जो है ना वो डिलेड है। वो रीजन ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है सबसे, जितने भी आप रीजन दे दें। अच्छा, फिर जब एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर उसके बाद जैसे ही उसको बताया जाता है कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी है, तो वो तो जाहिर है मतलब मुश्किल होता है, लेकिन उनको जो है ना मतलब फिर गाइड किया जाता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कराची के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, और आप जाके उसको असेसमेंट करा के वेटिंग लिस्ट में करा दें। सिर्फ एक सिंध में जगह ऐसी है कि जहां असेसमेंट होगी कॉक्लियर इम्प्लांट की, और 2 महीने 3 महीने में वो लगा देते हैं। सब तो वो जगह बताएं हमारे सबको पता है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो। अच्छा। गम्बट है अपर सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, गम्बट के अंदर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मतलब बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन में। वहाँ का कॉक्लियर इम्प्लांट ये है कि आप जाइए, असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है ना 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम जो है ना, उसकी वजह ये है कि उनके पास फंड्स बहुत हैं, डायरेक्ट बैतुल माल से मतलब एक्सेसिबिलिटी है। अब जैसे इंडस हॉस्पिटल में बिल्कुल कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा है। अच्छा। अब जितने डोनिंग एजेंसीज है ना, वो 6 कॉक्लियर इम्प्लांट उनके पास आए। एक कॉक्लियर इम्प्लांट की डिवाइस उन्होंने 6 टॉप के बच्चे उठा के उनका 1 हफ्ते में कर दिया। वहाँ पे जो है ना मतलब स्टॉक जो है ना कॉक्लियर इम्प्लांट का बैतुल माल की वजह से बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा गम्बट के अंदर जो है वहाँ पे बहुत क्विकली हो रहा है। तो गम्बट एक शहर है मतलब अपर सिंध के अंदर, और वहाँ पे गम्बट में सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ऑर्थोपेडिक मेडिसिन दूसरी चीजें भी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट काम फ्री ऑफ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर ये वाली बात जो है सबसे जबरदस्त मुझे बेहतरीन बात लगती है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जो जिस जगह से भी लोगों की इस तरह से मदद कर सकता है, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल बताया है, खुदा न खास्ता अगर आपके घर में, आपके खानदान में, फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी को आप जानते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपके पास नहीं है वे आउट के कैसे इससे निकले और कहाँ जाए, तो ये कह रहे हैं गम्बट में एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर जरूर आप अप्रोच कीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली खर्चा नहीं होगा, तो वहाँ जाकर जरूर इसको रीच आउट करें और देखें। अब चूंकि बस वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, 1-1.5 मिनट है आखिरी, मुझे इस तरह सा थोड़ा सा हियरिंग एड जो बुजुर्ग हमारे लगाते हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि उनको खुद ही से लगा लेना चाहिए, उनके कितनी बार टेस्ट, कौन सी एक सर्टेन एज है कि उसके बाद उनके टेस्ट होने शुरू हो जाने चाहिए कि अब ये लॉस की तरफ जा रहे हैं, अब ये टीवी की वॉल्यूम जो है तेज करेंगे और 4-4 दफा हमसे बात पूछेंगे तो कब जल्दी से हम उनको टेस्ट की तरफ ले जाएं? बिल्कुल जी, बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हाँ। देखें, नॉर्मली अगर किसी को भी हेयरिंग लॉस है तो 40 ईयर के बाद ना उसके असरात सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को नहीं है, एक सेहतमंद हमारे घर में कोई बुजुर्ग, हमारे अम्मा अब्बाई नाना, उनको जल्दी जल्दी लेके जाए, कौन सी जल्दी हर महीने जाकर टेस्ट करा दें, क्या करें? ऐसे जरूरत नहीं लेकिन उसमें एक बात मैं आपको कहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि सिनाइल डेफनेस हम इसको कहते हैं, एज की वजह से हम कहते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि उनको लो टोन के ऊपर सुनाई दे रहा होता है, हायर टोन के ऊपर उनको नहीं दे रहा। आप घर में बैठे उनके पास खुसर फिसर कर रहे होंगे ना, पास बैठी होंगी अम्मा दादी जो भी है ना, वो सुन रही होती है, इसलिए कि लो वॉइस साउंड नोट जो है ना उनको समझ में आ जाता है।
ये काम जो हाई टोन जो है ना उसके अंदर उनका डायरेक्ट हमेशा जो है ना हाई टोन में 4000 से ऊपर जो है ना सही। वो आती है, तो लिहाजा ये ख्याल रखिए कि उनके साथ बैठ के आप बात कर रहे हैं हाँ, तो जो छुपाने वाली बात है जरा वो आहिस्ता आहिस्ता बात ना करें। लेकिन 40 ईयर के बाद ना फिर ये करा लिया इसकी 40 ईयर के बाद अगर टेस्ट हो गया तो ठीक या सिम्टम सामने आना शुरू हो गया, सिम्टम यही है सिम्टम्स नहीं भी आए तो 40 के बाद एहतियातन 40 के टेस्ट बाद कराना होना शुरू कर चाहिए। लिया करें लेकिन हर 60 शख्स। हाँ, लेकिन 60 के बाद वो चीजें वाजे होनी शुरू हो जाती हैं ठीक हो कि गया। उसका बहुत आसान सा जो चीज है कि टीवी वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊंचा हाँ, सुनिए, ये सबसे पहला आपको साइन repetition- यही है, ठीक सबसे है। पहला साइन ये कि जैसे को ओल्ड एज आया जैसे कि टीवी तेज करो बस हाँ, बस गड़बड़ हो गई आपको शुरू। अंदाजा हो जाना चलिए, चाहिए कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। और बहुत कुछ एज यूजुअल आज भी सीखने को हमें मिला है। हमने अपनी प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि आप लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकें, हेल्प आउट कर सकें। जरूर जो 2-3 चीजें हमने बताई हैं उस पर नोट डाउन कीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।